मैं सतीश कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल आराध्या एजुकेशन एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज आपके लिए लाए हैं पेट एग्ज़ाम के टॉप 50 क्वेश्चंस जो इसके जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे है। मध्ययुगीन भारत में सर्वप्रथम रुपया नामक सिक्का किस शासक ने निर्गत किया था? तो फ्रेंड्स, आप बताएं। हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शेर शाह। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर डी सही है, शेर शाह। तो शेर शाह मतलब डी ऑप्शन सही है। दूसरा क्वेश्चन है, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? हसन निजामी, उतबी, फिरदौसी, चंद्रवरदाई। तो महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार उतबी था। कौन था? उतबी था। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। कैसे उतबी था? हम बताएगा कि महमूद गजनवी के दरबार में शाहनामा के लेखक फिरदौसी, अल-बरूनी, उतबी जो थे, ये सब आदि का थे, विद्वान थे। उतबी जो है महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार था। तो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें, प्राचीन पत्तन पुहार किसके तट पर स्थित था? तो प्राचीन पत्तन पुहार किसके तट पर स्थित था? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी कि कावेरी के तट पर स्थित था। क्वेश्चन नंबर 4 है, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था? महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था? तो फ्रेंड्स, आप थोड़ा कोशिश किया करें कि आप कमेंट में तुरंत बताया करें कि हाँ, ये ऑप्शन नंबर इसका बी या सी ए कुछ भी सही है इसका, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, ऋजुपालिका। ऋजुपालिका के ये इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 5 है, राग का टीला निम्नलिखित किस नौपाषाणिक स्थल से संबंधित है? राग का टीला जो है किस नौपाषाणिक स्थल से संबंधित है? बुधिहाल, संगम कल्लू, कोल्लिहवा, ब्रह्मगिरी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, संगम कल्लू। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 है, किस अधिनियम के अंतर्गत प्रथम बार भारत में चुनाव के तत्व का प्रारंभ हुआ? भारतीय, ऑप्शन नंबर ए, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है फ्रेंड्स, बी ऑप्शन सही है, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य क्या था? तो फ्रेंड्स, गांधी जी की बात आ रही है, तो गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य क्या था? ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन पहले हम बता दे रहे हैं। नमक कानून को निरस्त करना, सरकार की सत्ता की कटौती करना, आम लोगों के लिए आर्थिक राहत, भारत के लिए पूर्ण स्वराज। फ्रेंड्स, बताया गया नमक सत्याग्रह की बात हो रही है, तो गांधी जी द्वारा प्रारंभ नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य जानते हो क्या था? ब्रिटिश सरकार द्वारा नमक पर लगाए गए कर को समाप्त करना था। तो ध्यान दीजिए, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि नमक कानून को समाप्त करना। अगला क्वेश्चन है, इंडियन होम रूल सोसाइटी स्थापित हुई थी? तो इंडियन होम रूल सोसाइटी 1905 में स्थापित हुई थी। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। तो फ्रेंड्स, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 पे। इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9 आपके समझ आ चुका है। लिखा हुआ है, हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 क्या लिखा हुआ है? किस कांग्रेस अधिवेशन ने 1905 ईस्वी में बंगाल में स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन चलाने का समर्थन किया? बताइए। कलकत्ता, बेलगाम, कराची, बनारस। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बनारस। कैसे?
सरकार ने 19 जुलाई 1905 को विभाजन की रूपरेखा जनता के सामने रखी और 20 जुलाई को विभाजन की घोषणा की गई। उसके परिणाम स्वरूप 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का प्रस्ताव पास किया गया। तभी 1905 ईस्वी में हुए बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए गोपाल कृष्ण गोखले ने भी स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का समर्थन किया था। अब फ्रेंड्स हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की। निम्नलिखित में से किसने लक्ष्मीबाई के पति की मृत्यु के उपरांत उसके दत्तक पुत्र को उत्तराधिकार से वंचित किया तथा बाद में राज्य को अपने कब्जे में ले लिया था? वो कौन था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम वेंडिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड बेलजेली। तो इसमें ध्यान दीजिए 10 नंबर है। इसमें कहता है कि निम्नलिखित में से किसने लक्ष्मीबाई के पति की मृत्यु के उपरांत उसके दत्तक पुत्र को उत्तराधिकार से वंचित किया और बाद में राज्य को अपने कब्जे में ले लिया? तो लॉर्ड डलहौजी थे। वो कौन थे? लॉर्ड डलहौजी का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भाई साहब जानते हैं एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगत्से है। वृहद ज्वार आता है। वृहद ज्वार कब आता है? ध्यान दीजिए, वृहद ज्वार कब आता है? सागरीय जल के ऊपर उठकर तल की ओर आगे बढ़ने की क्रिया ज्वार कहलाती है। यह आप सभी जानते होंगे। तो वृहद ज्वार जो है जब सूर्य और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं, जब सूर्य तथा चंद्रमा समकोण बनाते हैं, जब तेज हवा चल रही हो, जब रात बहुत ठंडी हो। तो फ्रेंड्स जब सूर्य और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं तब वृहद ज्वार आता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है आपके समझ। भारत में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होते हैं। पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होते हैं प्रवेश करने वाले, तो फ्रेंड्स भूमध्य सागर में। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। भारत अवस्थित है। भारत कितने अक्षांश पर अवस्थित है ये बताएं? तो फ्रेंड्स इसका जो है अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से बताया गया, उत्तर, और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर, तथा देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से, 97 डिग्री 25 मिनट और पूर्व के मध्य, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इतने जो है अक्षांश पर अवस्थित है। तो फ्रेंड्स अब क्वेश्चन नंबर 15 ये देखिएगा। बताया गया जनगणना 2011 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु वालों की संख्या सकल आबादी का कितने प्रतिशत है ये बता। 2011 की जनगणना के अनुसार बताया जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। 29%, 30%, 31%, 32%। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही, यानी कि 31%। शाख पत्र दिया जाता है, तो शाख पत्र कब दिया जाता है? शाख पत्र एक निर्यातकर्ता द्वारा, एक आयातकर्ता द्वारा, सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा, जहाजी कंपनी द्वारा। तो इसमें जो है आयातकर्ता के द्वारा शाख पत्र दिया जाने की, इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम स्थापित है। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम स्थापित है कानपुर में, लखनऊ में, आगरा में, नोएडा में। तो कानपुर में स्थापित है। क्यों, मतलब कैसे बताया गया इसको? जो है उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम का मुख्यालय कानपुर में ही है, क्योंकि समझ गए ना। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी। रोलिंग प्लान की अवधारणा कब लागू की गई थी? 18 नंबर क्वेश्चन है। रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी जनता सरकार के द्वारा,
यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसको मुद्रा की पूर्ति का विस्तृत माप माना जाता है? M1, M2, M3, M4। M3 माना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। ये M3 को मुद्रा पूर्ति का विस्तृत माप माना जाता है। इसका फार्मूला होता है M3 = M1 प्लस बैंकों की सावधि जमाएं। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स है, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण संबंधित है। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण किससे संबंधित? योजना आयोग से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, वित्त मंत्रालय से, वित्त आयोग से। तो फ्रेंड्स वित्त मंत्रालय से संबंधित है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स 21 नंबर है, स्क्रीन पे आ चुका है इस प्रकार से। भारत में स्थानीय शासन में संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो फ्रेंड्स व्यवस्थित करने वाले फ्रेंड्स एक बार पढ़ लीजिए और आपको अपने क्रम से इसको व्यवस्थित करना है। हम पहले पढ़ चुके हैं। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर 11-21 का सी सही है, ये वाला, यानी कि पहले थर्ड वाला, फिर फोर्थ, फिर फर्स्ट और सेकंड। इस प्रकार से इसका जो है कालक्रमानुसार व्यवस्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, या तो लोकसभा में या तो राज्यसभा में, सर्वोच्च के न्यायालय, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में। तो फ्रेंड्स इसमें जो है आपको पता है कि या तो लोकसभा में या तो राज्यसभा में विधेयक लाया जा सकता है। समझ गया ना? क्योंकि भारत संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन का प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों में से किसी में भी लाया जा सकता है। यानी कि कह सकते हैं हम लोकसभा में भी लाया जा सकता है और राज्यसभा में भी लाया जा सकता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स है, भारत की संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल कहाँ से लिया गया है? शून्यकाल में संयुक्त राज्य अमेरिका से, जापान से, दक्षिण अफ्रीका से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसमें से कोई नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी सही है? राज्य तथा राष्ट्र की दोहरी नागरिकता, राज्य की एकल नागरिकता, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता, भारत और अन्य देश की दोहरी नागरिकता। तो फ्रेंड्स संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे हम 25 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ये 25 नंबर क्वेश्चन आपके समझ है। बताया गया, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल। तो फ्रेंड्स बताया गया आपको, हम इस प्रकार से इसको डिस्क्राइब कर देते हैं। संविधान सभा की मुख्य जो समितियां हैं और उनके अध्यक्ष कौन कौन हैं, किस प्रकार हैं, वो हम बता दे रहे हैं। जो नियम समिति है इसके अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति है, इसके अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए समझौता समिति जो है वो जवाहरलाल नेहरू हैं। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन से हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस प्रकार जो है ये समितियां हैं और उनके अध्यक्ष हम बता दें इस प्रकार से। तो फ्रेंड्स अब बता सकते हैं इसका ऑप्शन नंबर कौन सी हो जाएगा। यहाँ पूछ रहा है प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन हैं, तो सरदार पटेल हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है। अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स और बहुत ही पेट एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है कितना, मतलब वायुमंडलीय दाब से कम, वायुमंडलीय दाब से अधिक, वायुमंडलीय दाब के बराबर, उपयुक्त में से कोई नहीं।
तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर तो बी सही है, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। समझ लीजिएगा, हमारे शरीर में रक्त का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। रक्त दाब जो है वायुमंडलीय दाब के सापेक्ष ही मापा जाता है, जबकि वायुमंडलीय दाब निर्यात के सापेक्ष मापा जाता है। धमनियों में जो रुधिर है इसका प्रवेश निलय के आकुंचन के कारण होता है। इस प्रकार रुधिर का जो दबाव है वो धमनियों पर पड़ता है, उसे हम क्या कहते हैं, रक्त दाब कहते हैं, ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे कि जो है हमारे शरीर का जो रक्त दाब है वो मंडलीय दाब से क्या होता है, अधिक होता है। अगला फ्रेंड्स क्वेश्चन है, जीव विज्ञान नाम दिया गया। तो बहुत ही प्रचलित क्वेश्चन है, जीव विज्ञान नाम दिया गया, आम बच्चों को पता होगा, बता सकते हैं फ्रेंड्स आप, जीव विज्ञान नाम किसने दिया था? अरिस्टो ने, लैमार्क ने, डार्विन ने, लिनेस ने। तो जीव विज्ञान की बात हो रही है तो लैमार्क ने दिया था, इनका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, अगर पूछे हम कि जनक कौन है तो अरिस्टो होंगे। अगला क्वेश्चन 28 नंबर है, प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता से पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक क्या है? प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में कह सकते हैं प्रचुरता से पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज और सेलुलोज। तो फ्रेंड्स आप जानते हैं कि जो सेलुलोज है वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। किस प्रकार हम कह सकते हैं, क्योंकि यह है क्या है, प्रोटीन है। इसका फार्मूला क्या होता है, C6H10O5 कोलेन। यह एक पॉलीसेकेराइड है। सेलुलोज एक प्राकृतिक बहुलक भी है, चाहे वनस्पतियों की कोशिका भित्तियों का जो क्या है, मुख्य अवयव है। इस प्रकार हम कह सकते हैं ये जो है प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला एक ऑर्गेनिक मतलब कार्बनिक यौगिक है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स है, फोटो वोल्टीय सेल संबंधित है। तो फोटो वोल्टीय सेल किससे संबंधित है? सौर ऊर्जा से, नाभिकीय ऊर्जा से, पवन ऊर्जा से, भूतापीय ऊर्जा से। तो आप सभी जानते हैं कि जो फोटो वोल्टीय सेल होता है वो सौर ऊर्जा से संबंधित होता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश की है, समय की है, प्रकाश की प्रवणता की है, खगोलीय दूरदर्शियों की है। तो प्रकाश वर्ष किसका मतलब किसकी इकाई है ना? तो आप सभी जानते हैं कि भूतापीय ऊर्जा, नहीं सॉरी नहीं, ये मतलब हाँ 30 नंबर की बात कर रहे हैं। यहाँ पे लिखा है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष जो है खगोलीय दूरियों की इकाई है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इस प्रकार फ्रेंड्स हम अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 31 जो है वो कुछ इस प्रकार से है। 2 अंकों वाली मैथ के क्वेश्चन को से आ गए हैं। 2 अंकों वाली संख्या में 18 जोड़ने पर उस संख्या के अंक आपस में बदल जाते हैं। अंकों का गुणनफल 8 है, तो संख्या हमको बतानी है। तो फ्रेंड्स जानते हैं हम इसको कैसे मान के लगाते हैं सवाल। जैसे मान लेते हैं हम इकाई का अंक x है और इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक हम x मान लिए और दहाई का अंक हम क्या मान लिए, y मान लिए। तो संख्या क्या है, क्योंकि संख्या क्या है भाई, हम इसको 10y + x मान लिए, ठीक है। और इसको हल करना हमें कितना हो जाएगा, चूँकि क्या दिया है xy = 8 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, क्योंकि इसका जो है क्या वो बताया गया है, कहाँ क्वेश्चन है आपका ये, हाँ गुणनफल 8 है, यानी कि x × y बराबर क्या है 8 हो जाएगा। इसको समीकरण हम 1 मान के जो है इस प्रकार से सॉल्व कर लेंगे। थोड़ा हिंट दे दिए, आप सॉल्व तो कर सकते हैं ना। इसका हम हल कर चुके हैं। इसका ऑप्शन जो है 31 में आएगा आपका, 31 में ऑप्शन आंसर इसका आएगा डी ऑप्शन, यानी कि 24 आएगा। इस प्रकार फ्रेंड्स हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यह एक कस्बे की 5% जनसंख्या की किसी महामारी में मृत्यु हो जाती है और बची जनसंख्या में से 8% घबरा कर कस्बे को छोड़कर चले गए। यदि कस्बे की कुल जनसंख्या अभी
88,274 है। तो शुरुआत में कस्बे की कुल जनसंख्या ज्ञात करनी है। तो बहुत ही फ्रेंड्स आसान है। तो पहले हम कस्बे की जनसंख्या मान लेंगे कि 100% है। कस्बे की जनसंख्या पहले हम मान लेंगे कि 100% है। उसके बाद महामारी के बाद जो मरे वो कितने मरे? वो 95% मर गए। और घबरा कर छोड़कर जानने वाले लोगों की संख्या कितनी है? वो 8% है। तो फ्रेंड्स शेष क्या हो जाएगा? मतलब हमारे पास क्या है? शेष लोग कितने बचे? तो शेष लोग जो है वो, अब इसको ऐसे कर सुबह हम लेते हैं 95 × 92 और अपन 100 करके इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो हमारा कितना आ जाएगा? 87.40 87.40% आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार 87.40 आ गया ना। अब कहता है ये कितने के बराबर है? तो 87.40% जो है वो बराबर कितने के है? बराबर है 88,274 के बराबर है। अब हम इसको 100% पे निकालेंगे। तो 100% पे निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? नीचे लिख देते हैं 88,274 × 100। ठीक है, अपन कितना? 87.40%। इस प्रकार से इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 1,01,01,000 आ जाएगा। यानी कि इसका जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर कितना सही हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ गए ना आप? इस प्रकार से इसको हम सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स? 10,211 का वर्गमूल कितना है? बहुत ही आसान फ्रेंड्स है। वर्गमूल तो आप निकाल ही नहीं सकते हैं। भाग से निकाल देंगे तो इसका 101, यानी कि 101 का वर्गमूल हमें याद है 101 का ही ये वर्गमूल है। तो फ्रेंड्स इसका जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब फ्रेंड्स हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। 3/4, 5/8, 7/12, 15/16 का औसत ज्ञात कीजिए। इसका औसत निकालना है। तो फ्रेंड्स ये छोटा सा एक भिन्न ही है, इसको आप औसत निकाल सकते हैं। तो आ जाएगा 139/92, यानी कि 139/92 ही आ जाएगा। औसत हम फिलहाल कैसे निकालते हैं बता देते हैं। भिन्नों है ना, जितनी संख्याएं होती हैं उसकी हम उतनी संख्याओं का बटे कर देते हैं। जैसे कि लिखा है भाई 3/4 + 5/8 + 7/12 + 15/16। अब हम पूरे का बटा अगर औसत निकालेंगे तो बटे पूरे का कितनी संख्याएं हैं? 4 संख्याएं हैं ना। तो पूरे के बटे हम कितना कर देंगे? 4 कर देंगे। और ऊपर का भिन्न हल करेंगे, बटे 4 ही रहेगा, उसको डिवाइड कर देंगे तो आपको 139/192 आ जाएगा। सॉरी 192 139 इस प्रकार से। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? पहला, यानी कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 8.13 × 10⁶ के बराबर है? तो ये फ्रेंड्स क्वेश्चन बहुत ही आसान है। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन से पहले हम ले लेंगे, कितना ले लेंगे भाई? 8.13 है ना, और इंटू 10⁶ ये बराबर कर देंगे हम। तो 813 अगर हम इसको लिख देते हैं तो गुणे 10⁻² में आ जाएगी। और इंटू हमारा 10⁻6 पहले से था कि नहीं फ्रेंड्स? आप समझ लीजिएगा। और अगर नीचे देखा जाए तो ये 813 तो हमारा है ही, और इधर हम सॉल्व कर लेंगे तो ये 10⁻6 था, 10⁻2 ये घट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 10 बचा कितना आपका? 4 बचेगा। अब ये बराबर किसके है? अब इसको सॉल्व करिए, 4 आगे 0 बढ़ा दीजिए, 813 और ये 4 0। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से क्या बताया गया? इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? आप बताएं।
कमेंट में ज़रूर बताएं। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 35 नंबर का, ये वाला। गोदान किसकी रचना है? बहुत ही आसान प्रश्न है। अब हम हिंदी पे आ गए हैं। गोदान किसकी रचना है? तो गोदान मुंशी प्रेमचंद की ही रचना है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। गोदान, गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि, इस प्रकार से निर्मला, प्रतिज्ञा, वरदान, शासन, प्रेमाश्रय, कायाकल्प, मंगलसूत्र, ये सब क्या हैं? ये सब मुंशी प्रेमचंद की ही कृतियां हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, बहुत दिनों बाद दिखना अर्थ के लिए मुहावरा है। हिंदी की बात हो रही है फ्रेंड्स, तो बहुत दिनों बाद दिखना। ऑप्शन दिए गए हैं, कोसों दूर होना, गुदड़ी का लाल होना, ईद का चांद होना, अब तब होना। तो फ्रेंड्स 37 नंबर क्वेश्चन है। आप प्रश्न को पढ़ चुके हैं, तो आप हम सभी के अर्थ बता देंगे। जैसे प्रश्न बताया गया, ईद का चांद होना, तो ईद का चांद होने का मतलब जानते हो क्या होता है? बहुत दिनों के बाद दिखाई देना, बहुत दिनों के बाद दिखाई देना। और यही ऑप्शन इसका सही भी है ना। फिलहाल हम बता देते हैं, कोसों दूर होना, इसका अर्थ क्या होता है? कोसों दूर होना मतलब बहुत अलग हो जाना। और गुदड़ी का लाल होना, गरीब के घर गुणवान का उत्पन्न होना। गुदड़ी का लाल होने का मतलब यही है कि गरीब के घर गुणवान का उत्पन्न होना। मतलब कोई गरीब व्यक्ति है और उसके छात्र तो लड़का हुआ वो बहुत ही होनहार, तीव्र बुद्धि वाला हुआ, तो यही कहते हैं कि गुदड़ी का लाल होना। और अब तब होना, अब तब होने का मतलब क्या है? मरने के करीब होना। तो फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य पहचानिए। तो सही वाक्य पहचान सकते हैं फ्रेंड्स। दिया गया, ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ लक्षण है, ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ आचरण है, ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ व्यवहार है, ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ गुण है। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही डी हो जाएगा, क्योंकि ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ गुण है। अब फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है। हाँ फ्रेंड्स, इस प्रकार से अनिल, अनल का सही अर्थ देने वाला शब्द युग्म बताइए। तो दोनों के अर्थ देने वाला सही युग्म बताना हमको है। अनिल मीन्स होता है वायु और अनल मीन्स होता है अग्नि। यानी कि 39 नंबर का हम पहले क्वेश्चन पढ़े, यही क्वेश्चन आपका, यही ऑप्शन सही है इसमें। चालीस नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। पक्षी दाना चुग रहा है, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं। पक्षी, इसका जो कहता है पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन सा है पक्षी का पर्यायवाची शब्द नहीं है? पंकज या अंडज, खग, नभचर। सीधी सी बात है फ्रेंड्स, जो पंकज है वो इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फ्रेंड्स हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया गया है डायरेक्शन, रीड द पैसेज गिवन बिलो, आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। यानी कि ये आपको पैराग्राफ यानी कि पैसेज पढ़ना है और जो इसके नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं इनके आपको आंसर देने हैं। तो फ्रेंड्स पैराग्राफ हम पढ़ चुके हैं, आंसर आपको हम बताए दे रहे हैं और आप इसका जो है अध्ययन पैराग्राफ पढ़ के खुद से आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। व्हिच ऑफ द आइटम्स इंस्टेड बिलो वाज नॉट फूड फॉर द प्रीस्टॉपिंग मैन। कौन सा इसमें का ऑप्शन सही है? 41 नंबर का फॉसिल, नीज, एग्स और फ्रूट्स। 41 क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, फॉसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42। अ सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, ए बी एंड सी, ए बी सी एंड डी। पॉइंट आउट द पार्ट दैट हैज़ ऑन एरर। इसमें से इन पार्टों में कौन सी इसमें गलतियाँ हैं? मतलब बताया गया एरर। 42 क्वेश्चन में इसका जो है सीधी सी बात हम ऑप्शन पढ़ चुके हैं, इसका ऑप्शन नंबर ए ही सही है, यू आर लर्निंग इंग्लिश।
43 क्वेश्चन है डॉट 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 डॉग इज़ फेथफुल एनिमल। जो कुत्ता है वो फेथफुल एनिमल बताया गया ये। तो ए डॉग लिखा जाएगा, दी डॉग लिखा जाएगा, वन डॉग लिखा जाएगा या एन डॉग लिखा जाएगा, ये फ्रेंड्स आपको बताना है। तो सीधी सी बात है, डॉग है तो ए डॉग यानी कि एक ही कुत्ता होगा, तो अ डॉग इज़ फेथफुल एनिमल, ये सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू डायरेक्ट सेंटेंसेस। आई आस्क्ड शीला इफ़ आई माइट नो हर फादर। तो फ्रेंड्स बताया गया इसका आई आस्क्ड शीला इफ़ आई माइट नो हर फादर। 44 क्वेश्चन है, इसमें बता आई आस्क्ड शीला इफ़ आई माइट नो हर फादर। इसको जो है डायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, आस्क्ड को सेड टू में बदल देते हैं। किसको, जो आस्क्ड है ASKED, इसको चेंज कर देते हैं हम किसमें, सेड टू में। ठीक है ना, आस्क्ड को हम सेड टू में, और जो कंजक्शन इफ़ को हटा देंगे, इसमें यहाँ पे क्या लगा देंगे हम, इन्वर्टेड कामा लगा देंगे। इफ़ को हटा करके इन्वर्टेड कामा लगा देते हैं, और माइट को किसको, MIGHT, माइट को किसमें बदल देंगे, में बदल देंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर इंट्रोडक्शन, इंट्रोगेटिव मतलब आप सीधी सी बात है, ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा आपका, 44 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। आई सेड टू शीला मे आई नो योर फादर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेटर फिल्ड दी ग्लासेस, नहीं यहाँ वाटर, सॉरी ये चीज़ कुछ लेटर समझ में नहीं आ रहा। द वाटर फिल्ड दी ग्लासेस विद वाटर। सॉरी वेटर ही है यहाँ पे, हाँ ठीक है वेटर ही है। तो बताया गया इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, द वेटर फिल्ड द ग्लासेस। वेटर जो है ग्लास को फिल करता है विद वाटर, ऐसे इसको जो है सही सेंटेंस बनाना है आपको। तो 45 क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। जैसे द ग्लासेस वर फिल्ड विद वाटर बाय द वेटर, यानी कि वेटर के द्वारा ग्लास को जो है क्या फिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 46 क्वेश्चन पे हम आ गए हैं। ये फ्रेंड्स क्वेश्चन देखिएगा, 1 मार्च 2020 को कौन सा दिन था। कुछ ये तर्क शक्ति वाले क्वेश्चन हैं, बताना है 1 मार्च 2020 को कौन सा दिन था। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन वैसे वर्ष आपको पता है 2020 है, तो हम वर्ष क्या लिख देंगे 2020, वर्ष 2020 लिख देंगे। अब इसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे। जब 4 से डिवाइड करेंगे हम 2020 को, तो आपका आ जाएगा 505 आ जाएगा। 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, इस प्रकार से। अब मार्च माह का कोड कितना होता है, अब पढ़े होंगे ना, मार्च माह का कोड होता है 3। तो इस प्रकार से जो है हम पच्चीस 29 यानी कि इसको जो है ऐड करने पर इतना आया है, और विषम संख्या है ये, इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे तो यानी 2 आ जाएगा। इस प्रकार से यानी कि हम दिन कह सकते हैं क्या, रविवार का कोड है, यानी 2 जो है 1 मार्च 2020 को रविवार ही पड़ेगा। इस प्रकार से फ्रेंड्स। अब क्वेश्चन नंबर अगला आता है, इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 6, 7, 4, 8, 5 इस प्रकार से कुछ संख्या दी गई हैं और बताता है कि दाएं नंबर से विभाजित करता है अपने बाएं से। 6, 7, 4, 8 डॉट करके यदि उपयुक्त अनुक्रम का फर्स्ट सेकंड पद से थर्ड फोर्थ के साथ बदलता है और इसी तरह वहाँ कितने 8 हैं जो अपने बाएं और साथ ही दाहिने नंबर से विभाजित है।
2031 इस प्रकार से 47 क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स बी सही हो जाएगा, यानी कि 0, बी ऑप्शन सही है इसका। कैसे अंकों के जो स्थानों की परिवर्तित करने पर जो है ये इतना अंक आता है, ठीक है ना। जब परिवर्तित करेंगे हम, लास्ट का जो डिजिट है 38 लिखा है, लास्ट का डिजिट है जो आप देख, मतलब ऐसे जब परिवर्तित करेंगे तो आ जाएगा 7 6 8 4 8 5 4 8 3 8 5 2 6 8 8 7 8 3 आएगा। ऐसा कोई भी 8 नहीं है जो अपने दाएं और बाएं नंबर से विभाजित हो। इसीलिए फ्रेंड इसका ऑप्शन नंबर क्या से हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नहीं फ्रेंड्स, ये जो है आप देख पा रहे हैं 47 नंबर का क्वेश्चन बताया जा रहा है। हाँ, ये 47 नंबर का हल करने पर ऑप्शन आपका आता है आंसर बी आता है फ्रेंड्स। हाँ, यही बताया गया था, 0 सही है इसका। 48 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स का। दिए गए प्रश्नों में विभिन्न तत्वों के मध्य संबंध को दर्शाया गया। यदि दिए गए कथनों के बाद 2 निष्कर्ष दिए गए हैं, सही उत्तर चिन्हित कीजिए। पढ़ना है आपको एक बार और निष्कर्ष को देख लेना ध्यान से, तो आपको टिक करना है। तो हम पढ़ चुके हैं फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर ए ही सही आएगा, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। 49 नंबर क्वेश्चन है, कथन दिया गया है और इसको ध्यान से पढ़ना है आपको कथन को। 49 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से बताया गया आपको, यहाँ आ चुका है स्क्रीन पे। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा फ्रेंड्स। बताना है कि NAAC समिति ने सरकार द्वारा अच्छी बुनियादी सुविधाएं और शिक्षकों की भर्ती को मंजूरी देने के लिए बावजूद गुणवत्ता वाली शिक्षा को लागू करने में विफलता के लिए सरकारी कॉलेज की आलोचना की। कार्रवाई के निर्देश क्या हैं, मतलब इसके विफलता पर अपना पक्ष रखने के लिए कॉलेज को एक अवसर दिया जाना चाहिए। दूसरा क्या है, कॉलेज को शिक्षा के उद्देश्य को लागू करने और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए कहा जाना चाहिए। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सशक्त हैं। इस प्रकार से फ्रेंड्स आपको बताना है, ना तो 1 और ना ही 2 सशक्त हैं, केवल 2 सशक्त है, केवल 1 सशक्त है। तो फ्रेंड्स इसमें ए ऑप्शन से 1 और 2 दोनों सशक्त हैं। 50 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ बताया यदि किसी कोड भाषा में EXTRANET को 9#416394 के रूप में कोडबद्ध किया जाता है और टेक्नोलॉजी को इतने के रूप में बद्ध किया जाता है, तो उसका कोड कैसे भाषा में लिखा जाएगा। तो 50 नंबर क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हम सॉल्व कर चुके हैं फ्रेंड्स। इस प्रकार से आपके टॉप 50 प्रश्न बताए गए जो पेट एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रकार हमारे वीडियो को देखते रहिए। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियोस। और हमारे चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और चूँकि आप जानते हैं कि हम पेट एग्ज़ाम के लिए 50 क्वेश्चन डेली लाने की कोशिश करेंगे, जो कि मोस्ट ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, पेपर में पूछे जाने वाले ही क्वेश्चन होंगे। तो फ्रेंड्स अगर हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि नए आने वाली क्लास वीडियो की जो है इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।